कॉलिजन हुआ था, ठीक है, वन डायमेंशनल कॉलिजन था, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशनल। अभी आज हम स्टडी करेंगे कि इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशनल, ठीक है। वो वन डायमेंशनल क्यों था? क्योंकि वहां पर जो बॉल्स मोशन कर रही थी या जो बॉडी मोशन कर रही थी, वो क्या कर रही थी, एक ही लाइन में मोशन कर रही थी, एक एक्सिस पर ही, ओनली एक्स एक्सिस देखा होगा आपने, ओरिजेंटल एक्सिस पर, ठीक है। तो वो कौन सा था? वन डायमेंशनल था। यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे टू डायमेंशनल, ठीक है। तो टू डायमेंशनल में कैसे होगा, देखो आप, जैसे अगेन एक डायग्राम ले लेते हैं हम, जैसे बॉल है एक, इसको कर दिया बी, ठीक है, और एक और बॉल ली हमने, ये है बॉल ए, ठीक है। तो बॉल ए जो है, बॉल ए का मास है m1, m1 इसका मास है, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही है? u1 वेलोसिटी से। m1 मास है, u1 वेलोसिटी से मूव हो रही है। जो बी वाली बॉल है उसका मास है m2, और ये क्या है? स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो u2 इजिकल टू कितना कर दिया? जीरो, ठीक है। अब मान लो ये इससे कोलाइड करता है, ठीक है, इनका कॉलिजन होता है। इनका ए वाली बॉल गई, ये बी वाली तो क्या थी? स्टेशनरी है। तो ए वाली बॉल मोशन करके क्या करेगी? बी को हिट करती है, ठीक है। तो बी को हिट करने के बाद क्या होगा कि लेट ए बॉल तो इस डायरेक्शन में चली जाती है, ये तो ए बॉल चली गई इस डायरेक्शन में, आफ्टर कॉलिजन की बात हो रही है, ठीक है। कॉलिजन के बाद ए वाली बॉल तो चली गई इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बी वाली बॉल की डायरेक्शन हो गई है। अब वन डायमेंशनल कॉलिजन में तो क्या होता है? वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन हमने स्टडी करा था, उसमें तो क्या होता है? आफ्टर कॉलिजन भी वो एक ही लाइन में मोशन कर रही थी। अब टू डायमेंशनल में क्या हो गया? टू डायमेंशनल में ये डायरेक्शन तो ए की हो गई और ये डायरेक्शन बी की हो गई, ठीक है। चलो ये अज्यूम कर लेते हैं कि कितने यहाँ हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर गई? θ1 पर, और इसी तरीके से ये वाली बॉल जो है ये गई θ2 एंगल पे, ठीक है। अब यहाँ जो वेलोसिटी है इसकी, इस ए वाले की जो वेलोसिटी है, ए वाले की वेलोसिटी है v1। v1 क्या है? आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? v1, ठीक है। और आफ्टर कॉलिजन जो बी बॉल है, बी बॉल की वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पर, ये v1 वेक्टर हो गया, यहाँ भी है u1 वेक्टर, इसको u2 वेक्टर कर देते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है, क्लियर है बात? ये ए वाली बॉल है, बी वाली बॉल है, ए वाली बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही है? u1 से, और ये हिट करती है बॉल बी को, जो कि क्या है? स्टेशनरी है। हिट करने के बाद दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ ए एंड दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ बी। सो ये v1 वेलोसिटी हो गई आफ्टर कॉलिजन ए की, और v2 वेलोसिटी हो गई बॉल बी की आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। हमने ले लिया कि कितने एंगल पर गया? θ1 एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, और ये गई θ2 एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये हमें स्टडी करना है ना। तो आप ध्यान से देखो बेटा कि ये हमने जो डायरेक्शन ली है, ये वाली डायरेक्शन, ये v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन है, v1 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है b बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये हमारी कितनी हो गई? v2 वेक्टर हो गई, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो देखो, अगर मैं इफ अगर हम इसके कंपोनेंट निकालना चाहें, किसके कंपोनेंट? इस v1 वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालना चाहे तो देखो, ये θ1 एंगल है तो ये भी θ1 एंगल होगा। समझ में आ रही है बात? v1 जो वेलोसिटी है उसके हमें कंपोनेंट निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो कैसे निकालोगे आप? ये v1 की डायरेक्शन है, ये v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? θ1। तो θ1 बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने आपको सिखा रखा है, एंगल के साथ हम क्या लिखते हैं? कॉस थीटा, और एंगल से दूर हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा? v1 cos θ1, और ये दूसरा वाला कंपोनेंट आएगा, ये क्या आएगा? v1 sin θ1। समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देखो, ये डायरेक्शन है इसकी वेलोसिटी की v2 की, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालना चाहूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट v2 के, तो देखो ये जो v2 है, v2 हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? θ2।
तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना बनेगा आपको एंगल, θ2 बनेगा। ठीक है, तो θ2 है तो इसके कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, या वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल के साथ वाला क्या आता है, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका V2 cos θ2, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या जाएगा, V2 sin θ2। ठीक है, तो आपको क्या है, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम समझ में आ गया तो इसकी डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगी। समझ में आई बात? तो आपको पहले तो ये डायग्राम में किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, डायग्राम में से किसी को भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बताओ, मैसेज कर दो, बोल दो, जैसे आपकी इच्छा हो, मैं इंक फिल कर रहा हूँ। इतने में आपको किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप बताओ। ठीक है, अभी कल जो हमने स्टडी करा था वो स्टडी करा था इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशनल। हम अब स्टडी कर रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशनल। ठीक है, तो टू डायमेंशनल में क्या लिया हमने, वही दो बॉडीज ले लिया, दो बॉल ले ली ए एंड बी। ए का मास है m1, बी का मास है m2। इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, ए की वेलोसिटी कितनी है u1, और बी की वेलोसिटी क्या है u2, और बी क्या है इनिशियली स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी है तो u2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब क्या हुआ, ये कोलाइड हुए, तो कोलाइड होके जो ए वाली बॉडी है या ए वाली जो बॉल है वो तो कहाँ चली गई, θ1 एंगल पर चली गई हॉरिजॉन्टल से, और बी वाली चली गई θ2 एंगल पर हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी अपन ने v1 मान ली, ए वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी तो अपन ने v1 मान ली, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, और इसकी क्या मान ली, v2। फिर हमने क्या करा, उनके कंपोनेंट निकाले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको हम स्टडी करते हैं। तो देखो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको कल बताया, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन एक तो होता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा इलास्टिक कोलिजन में, और दूसरा क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको लगाने, बिकॉज ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के केस में एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जब भी आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, एनर्जी पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे सम कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मोमेंटम जो है वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसमें डायरेक्शन को आपको नोटिस करना पड़ेगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप लगाओगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो मोमेंटम जो है वो इक्वल रहता है, ये होता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो अगर मैं यहां लगाऊं बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जब आप लगाओगे तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अपन इस पे एक्स एक्सिस पर अलग निकालेंगे और वाई एक्सिस पर अलग निकालेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहां लगा रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर बिफोर कोलिजन और एक्स एक्सिस पर आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि कंजर्व होगा। तो हम अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन देखते, ठीक है, एक्स एक्सिस पर बिफोर कोलिजन अपन को निकालना है टोटल मोमेंटम। तो आप देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस पे कितना होगा, m1u1 होगा। समझ में आ रही है बात, ये क्या होगा m1u1 एक्स एक्सिस पर, यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस m2u2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखो एक्स एक्सिस पर टोटल मोमेंटम, तो एक्स एक्सिस पर इस वाले का मोमेंटम कितना होगा, ए वाली बॉडी का, ये होगा आपका m1v1 cos θ1। ठीक है, ऐसे इसका देखो सेम डायरेक्शन में, ये v1 cos θ1 भी राइट साइड जा रहा है, v2 cos θ2 भी राइट साइड जा रहा है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो सम हो जाएगा, ये आ जाएगा m2v2 cos θ2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो u2 है वो क्या है आपका 0 है, तो u2 0 है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, m1u1 इज इक्वल टू m1v1
कॉस थीटा वन प्लस m2v2 कॉस थीटा टू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई बात? ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है ऑन एक्स एक्सिस। अब अपन लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर लगाते हैं। अब वाई एक्सिस पर देखो, वाई एक्सिस पर बिफोर कॉलिजन ना तो इसका कोई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, बिफोर कॉलिजन की बात कर रहे हैं अपन, तो बिफोर कॉलिजन जो वेलोसिटी है इसकी ए वाली बॉडी की, वो ओनली एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इसका वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं है बिफोर कॉलिजन, और ये तो ऑलरेडी स्टेशनरी है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा? जीरो। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा? जीरो ऑन वाई एक्सिस। अब यहां पर देखते हैं आफ्टर कॉलिजन, तो आफ्टर कॉलिजन देखो v1 साइन थीटा वन कहा जा रहा है? ऊपर की तरफ प्लस में, तो ये आ जाएगा m1 v1 साइन थीटा वन। और ये देखो ये जा रहा है डाउनवर्ड, ये जा रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड यानी माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस m2v2 साइन थीटा टू। तो यहां से आपका इक्वेशन क्या आएगी? m1 v1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू m2v2 साइन थीटा टू। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या करा है? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाया है। अब मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अपन उसके एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी निकालेंगे मूवमेंट, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, और ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी निकालेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो हमने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब हम लगाते हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या लगाते हैं इसमें? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओगे तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि भाई जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, वो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो बिफोर कोलिजन कितनी काइनेटिक एनर्जी है इसकी? बिफोर कोलिजन कितनी होगी? हाफ m1u1 स्क्वायर, और इसका तो जीरो है, ये तो स्टेशनरी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ये अपनी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी टू डायमेंशन यानी इस तरह से टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है, तो टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस केस में आपको इस तरीके की इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, फिर इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आई नहीं आई यहाँ तक बात? एक बार यस और नो तो करते रहना। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन जब भी आप स्टडी करोगे तो टू डायमेंशनल मोशन में इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है बेटा, अब ये तो बात हो गई इक्वेशन लिखने की। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट क्या चीज है? तो आपको मैं इसमें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाता है। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान, इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि मान लो दोनों का मास सेम हो। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं कि इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब हो गया कि m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m, मास उनके सेम है। इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, तो अगर आइडेंटिकल हैं तो आप देखो ये इक्वेशन नंबर 3 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या करो, सब जगह m1 m2 की जगह m कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो हाफ m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये सब स्टडी करना है आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप देखो 1/2 m कैंसिल, 1/2 m कैंसिल, 1/2 m कैंसिल, तो यहां से आपको मिला u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। समझ में आया? तो थर्ड हो गया, ये मैं फोर्थ इक्वेशन कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अलग से केस बता रहा हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। हम यहाँ बात कर रहे हैं द बॉडीज आर आइडेंटिकल, ये जो दो बॉडी कोलाइड हो रही है और टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसके अंदर अगर मास सेम हो तो क्या होगा? तो मास सेम होगा तो पहले हमने थर्ड वाली इक्वेशन लगाई, तो थर्ड वाली इक्वेशन से आपके पास क्या आ गया? u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन बाय मोमेंटम, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूं भाई, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखो क्या होगा? m1
m1 को मैं m लिख देता हूँ, m1 की जगह क्या रख देता हूँ, m रख देता हूँ, क्योंकि m माना हुआ है मैंने, ठीक है। और ये u1 मैं वेक्टर में ले रहा हूँ, u1 वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और प्लस फिर m, इस ये तो स्टेशनरी है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू फिर वापस m, क्या लिखूंगा, v1 वेक्टर प्लस m और v2 वेक्टर। ध्यान से देख लेना, वेक्टर में सॉल्यूशन है इसका, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जिसने वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा। तो इस m से ये m कट जाएगा, ये तो 0 हो ही रहा है, ठीक है। तो आपको मिलेगा u1 वेक्टर इजिकल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। मिला आपको ये आपकी हो गई फिफ्थ इक्वेशन। यहां तक समझ में आया, ठीक है। हम ये पता करना चाहते हैं कि भाई दो ऐसे बॉडीज जिनका की मास सेम है और उनमें अगर टू डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो वो दोनों बॉडीज कॉलिजन के बाद किस डायरेक्शन में जाएगी, ये हमें पता करना है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल बनेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि टू आइडेंटिकल बॉडीज अगर टू डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन उनके बीच में होता है तो कॉलिजन के बाद वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है ना, ये इक्वेशन हमारे पास बनी है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है। यहां देखना आप, तो इस इक्वेशन को, फिफ्थ इक्वेशन को फिफ्थ से ही मल्टीप्लाई करता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये इक्वेशन है, इसके नीचे वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं मैं, u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, ठीक है। ये फिफ्थ हो गई, और ये सेम इक्वेशन है, सिक्स्थ कर दी मैंने इसको, सेम इक्वेशन है। और फिफ्थ और सिक्स्थ का मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ लिखूं, विजिबल है यहाँ पर, यहाँ हम लिखते हैं कि u1 वेक्टर, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, तो u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर, तो u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर, ये हो गया। फिर इस पूरे का इस पूरे से डॉट प्रोडक्ट करना है, तो v1 वेक्टर, ठीक है, प्लस v2 वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे इसका इससे ही, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। समझ में आई आपको ये स्टेप, u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर करा और इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जब ये सेम, जैसे मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ इसको थोड़ा सा, जैसे u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर करोगे तो डॉट वेक्टर क्या होता है, a डॉट b आप करते तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है कि नहीं आता, a डॉट b करोगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही u1 डॉट u1 करोगे तो क्या होगा, u1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर u1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस। तो देखो i डॉट i जब करते हो तो i और i के बीच में कितना एंगल होता है, 0। j डॉट j करोगे तो कितना एंगल होगा, 0। k डॉट k करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे u डॉट u करोगे, जो सेम क्वांटिटी है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका करो, देखो डॉट प्रोडक्ट, तो v1 का v1 से करेंगे तो क्या आएगा, v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, ध्यान से देखना। अब v1 का इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, समझ में आ रहा है यहां तक। अब v2 का v1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, ठीक है। अब v2 का v2 से करेंगे तो प्लस v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। आया समझ में, हम क्या कर रहे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। v1 का v1 से करोगे तो v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, v1 का v2 से करोगे तो क्या आएगा, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, फिर v2 का v1 से करेंगे तो v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, और v2 का v2 से करेंगे तो v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, और एक चीज नोटिस करो कि अगर सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है उसका। स्क्वायर कैसे, देखो cos 0 तो 1 हो जाएगा, cos 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ u1 कितना होगा, u1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ u1 वापस u होगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, u1 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, u1 आएगा। और cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो u1 और u1 कितना हो जाएगा, u1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली ध्यान रखना कि जो सेम क्वांटिटी है उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि u1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास u1 स्क्वायर आ गया, बात समझ में आई। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा दो, v1 का v1 से करोगे तो क्या आएगा, v1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये v1 डॉट v2 और ये v2 डॉट v1, तो ये क्या है, जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में आप इनका प्लेस अगर चेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप v1 डॉट v2 भी लिख सकते हो। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो इधर माइनस आ जाता, ठीक है। पर क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। तो देखो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर।
आ जाएगा ये, और प्लस v2 को v2 से करोगे तो क्या आ जाएगा v2 का स्क्वायर। समझ में आई यहां तक बात, है ना, यहां तक हो गया। अब देखो जो इक्वेशन आपने लिखी है फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग u1 स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के, है कि नहीं है। फोर्थ इक्वेशन से u1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो आप ये वैल्यू रखो यहाँ पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है, और इधर कर दो आपका v1 स्क्वायर प्लस 2 v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, ठीक है, और प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, ये आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इसी स्टेप को मैं ये आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप देखो आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, आ गई 0, ठीक है। अब देखो यहां से v1 डॉट v2 को अगर आपने एक्सपांड करा, तो v1 डॉट v2 को आप एक्सपांड अगर करोगे तो क्या आएगा, ये v1, ठीक है, v1 v2 cos थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। अब v1 v2 तो 0 होंगे नहीं, 2 भी लिख दो, ये 2 भी लिख दिया, तो 2 जो वैल्यू है v1 v2 भी 0 नहीं होंगे, तो क्या होगा, cos थीटा 0 होगा। अब cos थीटा कितने पे 0 होता है, cos थीटा कितने पे 0 होता है, cos 90 पे होता है कि नहीं होता, cos थीटा 0 होगा यहाँ पर, तो cos थीटा कितने पे 0 होता है, 90 पर 0 होता है, तो cos थीटा इजिकल टू कितना गया, 90 डिग्री। तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो थीटा है क्या यहाँ पर, थीटा इज अ एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल है। पर ये केस कब है, यानी ये v1 के डायरेक्शन है, ये v2 के डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर ये कब होंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मास जो है उनका सेम होना चाहिए। अगर टू आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड कर रही है और टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से कितने एंगल पर जाएंगे, 90 डिग्री पर। अब ये काम का क्यों है, काम का ऐसे है कि अगर आप सिर्फ 11th की बात करो जो अपन अभी स्टडी कर रहे हैं, तो 11th में तो आपको ये डेरिवेशन दे सकते हैं कि भाई इक्वेशन लिख दो, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशंस निकाल दो, और इक्वेशन के बाद ये प्रूफ करके बता दो कि इफ द टू बॉडीज आर आइडेंटिकल देन आफ्टर कोलिजन दे विल गो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूफ कर दो आप। तो आपको इस तरह से प्रूफ करना है। बात रही कंपटीशन की या न्यूमेरिकल की, तो कंपटीशन के केस में आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आइडेंटिकल बॉडीज हैं, कोलाइड कर रही हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो वो एक दूसरे के कैसे जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम में, किस तरह से, प्लस आपको ये इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको सॉल्व करके बताया किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन की, सो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल, ठीक है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व रहेगा, बट एनर्जी डज नॉट कंजर्व, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी मतलब आप जब हम इसमें चेक कर लेंगे, जैसे अभी तो आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, दैट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, बट इनइलास्टिक कॉलिजन में ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करके और चेक करते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो या तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा होगा या काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा होगा, ठीक है। पिछला जो लास्ट केस था इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो कंजर्व नहीं है तो या तो उसका उसमें इंक्रीज हो रहा होगा या उसके अंदर डिक्रीज हो रहा होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि भाई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये चीज इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है इलास्टिक कॉलिजन होता क्या है ना। अब इसका डेरिवेशन के लिए वही जो केस था हमारा, इसमें क्या करते हैं, ये ले लिया अपन ने बॉडी ए, ठीक है, दूसरी बॉडी ले ली हमने बी, ठीक है। इसका जो मास है वो m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है और 0 है। ये स्टेशनरी है इनिशियली, ये डायरेक्शन हो गई इनकी, इस तरह से ये मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और
ये वाला तो अपन ने स्टेशनरी लिया ही है, तो इसमें डायरेक्शन शो करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और ये मोशन हो रहा है इस तरह से, वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो ये मोशन हो रहा है। तो ये फिगर तो हमारा हो गया फिगर ए। फिगर ए बिफोर कॉलिजन, फिगर ए हो गया बिफोर कॉलिजन। ठीक है, अब हम देखते हैं आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा है। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, जो बॉडीज होती हैं, ठीक है ध्यान रखना, ये जो केसेस को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, बॉडी जो है कोलाइड होने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ये क्या होंगी, एक दूसरे से चिपक जाएगी इस तरह से, और एक दूसरे से चिपक के फिर आगे मोशन करेगी, ये इस तरह से आगे मोशन करेगी। तो एक दूसरे से चिपक गई तो टोटल मास कितना हो गया इनका, m1 प्लस m2 हो गया। और वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी होगी, तो कॉमन वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, समझ में आई पहली बात। इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, तो इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, ये होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, जिसके अंदर बॉडीज जो है वो कॉलिजन के बाद एक दूसरे के से चिपक के मोशन करती हैं, ऐसे जुड़ जाती हैं एक दूसरे से और फिर मोशन करती है आगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये बात हुई, ये हमारा फिगर बन गया बी। फिगर बी, फिगर बी क्या है, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर मेनली आपसे डेरिवेशन करवाता है कि भाई ये बाद में वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करो, तो आप वो डिराइव कर सकते हो। हम यहाँ पर दो चीजें सॉल्व करेंगे, दो क्या क्या चीज सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे कि भाई आफ्टर, जैसे आपने पहले v1 v2 निकाला था वही चीज अपन यहाँ भी करेंगे। यहाँ अपन पता करेंगे कि भाई आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पहली बात तो ये पता करना है हमें। दूसरा हमको पता करना है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। तो कंजर्व नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसको चेक करना है कि भाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में। ठीक है ना, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद और एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, वो क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं आपको, रेस्टिट्यूशन जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं अभी। सबसे पहले तो क्या करें अपन, मोमेंटम कंजर्वेशन लो लगा दें, बाय मोमेंटम, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ। अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, बहुत आसान है। बिफोर कॉलिजन कितना होगा, m1 u1 हो गया प्लस m2 u2 हो गया, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, ये v आ गया। ठीक है, अब u2 तो आपका जीरो है, तो m1 u1 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी आ गई v। यहाँ पर हमें v निकालना है, तो v कितना आ जाएगा आपके पास, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा u1, ये आ गई पहली इक्वेशन। तो फर्स्ट थिंग तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो जो कॉमन वेलोसिटी है इसको बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन कॉमन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ये आ गया u1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो हम निकालते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपन निकालते हैं बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन आपकी काइनेटिक एनर्जी इसमें केस में कितनी है, तो उसको मैं के आई कर देता हूं। आई मतलब इनिशियल, कॉलिजन से पहले, तो के आई देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 m1 और u1 के स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, और ये तो स्टेशनरी है तो इसका तो जीरो हो जाएगा। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। बी अपन निकालते हैं आफ्टर कॉलिजन। अब निकालते हैं अपन आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, के एफ कर देता हूं, मतलब फाइनल आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, 1/2, मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है, कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर है। देखो यहाँ पर 1/2 m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे और बढ़ते हैं अपन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं, किसको, के एफ को। तो देखो के एफ इजिकल टू, विजिबल है ना यहाँ पे आपको, के एफ इजिकल टू में करूँ तो आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2। ठीक है, और v स्क्वायर, v की वैल्यू रख दो, ये रही आपके पास v की वैल्यू। तो v की वैल्यू कितनी है, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और ये आपका u1 और इसका स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये v की वैल्यू हमने v की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से। तो के एफ और सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो के एफ इजिकल टू कितना जाएगा आपका पास 1/2। अब देखो आप, ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा आपके पास, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट थी आपकी, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना कर क्या रहे हैं। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बोला था, हमेशा जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपका एम ध्यान होना चाहिए। एम ध्यान रहेगा तो आप कैसे ना कैसे पहुंच ही जाओगे अपने सॉल्यूशन तक। ठीक है ना, यहाँ मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैं अगर ये डिवाइड कर दूं, यानी जो थर्ड इक्वेशन है अपनी, थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, के एफ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, के आई। ठीक है, के एफ की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, ये तो हमारी वैल्यू रख दी हमने, के एफ की वैल्यू रख दी। के आई की वैल्यू रख दूं मैं, तो के आई की वैल्यू देखो कितनी है, ये के आई 1/2, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, ये देखो 1/2। ठीक है, और क्या जाएगा आपका m1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करके जो बच रहा है वो बच रहा है के एफ डिवाइड बाई के आई इजिकल टू m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब आप इसमें नोटिस करें, एक चीज नोटिस करें, ऊपर तो आ रहा है m1, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, ये m1 या m1 प्लस m2? इसमें m1 बड़ा होगा या m1 प्लस m2 बड़ा होगा? m1 प्लस m2 बड़ा होगा ऑब्वियसली। और अगर नीचे जो है आपकी बड़ी क्वांटिटी है तो जो भी आंसर आता है वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आएगा ना इसका आंसर, क्योंकि ये जो वैल्यू है m1 प्लस m2 वो हमेशा ज्यादा होगी m1 से, सम हो रहा है वहां पर। तो ठीक है, ये वैल्यू जो भी ये डिवाइड होगा, डिवाइड होकर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। और लेस देन 1 आने की वजह से क्या होगा, मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई के एफ अपॉन के आई जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 मतलब के एफ जो है वो लेस देन होगा के आई से। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्थ इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब इस तरीके का कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का जो है वो क्या होता है, लॉस होता है। देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो डेट whenever there is a inelastic collision, perfectly inelastic collision, in that case there is a loss of kinetic energy, क्योंकि आप देख सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम आ रही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो फॉर द परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, है ना। फाइंड कर रहे हैं क्वांटिटी जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो, दो तरीके की चीजें हैं, आप लोग पढ़ाई स्टडी कर रहे हो, स्टडी करके आगे आप कोई सा भी कंपटीशन दोगे, कुछ भी तैयारी करोगे, न्यूमेरिकल तो करना ही है, वहां पे कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आने नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने, चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जाम दोगे। ठीक है ना, तो अपने माइंड में जो प्रिपरेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग करना। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो सिंबल है वो है स्मॉल ई। ठीक है, होता है क्या है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, ये किसका रेशियो होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और जो मैं तरीका बता रहा हूं आप उससे याद रखना, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। जनरली इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इसको आप ध्यान रखना, और इसके बाद जो भी इसमें चेंजेस होते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, बट फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना जैसे मैं सिखा रहा हूँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, स्मॉल ई से इसको डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड डायग्राम याद रखना बेटा, और क्वेश्चन में जो भी चेंज होता है इस वो फिर कर लेना इसके अंदर। ठीक है, पहले आप यही डायग्राम याद रखना जो मैं सिखा रहा हूं। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है। ये डायग्राम अपन शुरू से बनाते आ रहे हैं, जब से कॉलिजन में आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब तक तो रट गया होगा। इसको ये ले लिया मैंने बिफोर कॉलिजन। ठीक है, इस वाले केस में कोलाइड ये जब ही कर सकता है जब u1 की वैल्यू बड़ी हो u2 से। ठीक है, कॉलिजन जब भी हो सकता है इसका जब u1 की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो u2 से, है ना, अदरवाइज तो होगा ही नहीं, नहीं तो वो हमेशा आगे चलता रहेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन क्या करना है, आफ्टर कॉलिजन भी ये m1, इसको कर लेना v1, और इसको करना m2, और इसको कर देना v2। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है, ये हो गया आपका आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन में आपको करना है कि v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन में जो भी चेंज हो तो वो अपन इसमें फिर आप चेंज कर लेना। ठीक है, अभी ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप जानते हो। ठीक है, तो अभी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में जा रहा है, ये भी प्लस में जा रहा है, तो प्लस के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, जब ये इसकी तरफ जाएगा, अप्रोच करना, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, वैसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है इसे कोलाइड करने के लिए, तो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, निकालेंगे अपन यहाँ से। यहाँ क्या होगा, ये कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से सेपरेट होते जाएंगे। अब सेपरेट कैसे हो सकते हैं, ये सेपरेट जब भी हो सकते हैं जब v2 की वेलोसिटी ज्यादा हो और v1 की वेलोसिटी कम हो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गई आपके अप्रोच वाली कंडीशन बिफोर कॉलिजन, और ये हो गई सेपरेशन वाली कंडीशन आफ्टर कॉलिजन। अब रिलेटिव वेलोसिटी आपको लिखनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। यहाँ पर जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है आपको। ठीक है, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है, और सेम यहाँ पर भी लगाना है आपको। तो यहाँ हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब जो क्वांटिटी बड़ी है उसमें से छोटी वाली को माइनस करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, v2 माइनस v1। देखो आप ये तरीका ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्वेश्चंस भी बन जाएंगे अपन से। ठीक है ना, तो ये जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना, तो v2 माइनस v1 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच के लिए कौन बड़ा है, u1 बड़ा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, u1 माइनस u2। ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं, मान लो v1 बड़ा, इसका उल्टा हो गया तो डायरेक्शन बदल जाएगी, या जो भी चेंजेस अब होंगे फॉर्मूले में वो चेंजेस आप कर देना। यहाँ पर जनरली ज्यादा कुछ इसमें होगा नहीं, चेंजेस आप कर सकते हो, क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, है ना। तो तरीका समझ में आ गया, तो ये आपके पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ठीक है, अब इसमें दो केसेस हैं, दो केसेस में पहला तो है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कॉलिजन आपने स्टडी करा है। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन जब होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ध्यान रखना है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि उसमें एनर्जी का तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा, वहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कंजर्व है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है, यानी ये क्वांटिटी इसके बराबर है। तो इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के केस में क्या होता है, E इजिकल टू 1 होता है। ध्यान रहेगा, E इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रही है बात, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, किसके केस में, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के केस में। ऐसे ही अपन सेकंड लेते हैं, सेकंड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, कोई बता सकता है E की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप में कोई भी बच्चा बता दे
परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू कितनी आएगी रेस्टिट्यूशन की? तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या है बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से चिपक के चलती हैं, तो एक कॉलिजन के बाद एक दूसरे से क्या होती है, चिपक जाती है। तो कॉलिजन के बाद एक दूसरे से चिपक जाएगी तो V1 और V2 तो बराबर हो जाएंगे ना एक दूसरे के, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, किसने आंसर करा है? आयुष ने। वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड। तो क्या होगा, ये ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जो बॉडीज है फिर एक साथ चिपक के चलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब अदर टाइप्स ऑफ कॉलिजन, इसके अलावा जो भी कॉलिजन हो रहे हैं, अदर टाइप्स ऑफ कॉलिजन, इसके अलावा जो भी कॉलिजन आपके हो रहे हैं उनकी वैल्यू, जो उनकी वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, जीरो से लेके 1 तक, ठीक है। कुछ कॉलिजन होते हैं जिनको सुपर इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, उसमें ई की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, बट जो हम सॉल्यूशन करेंगे, हम जो क्वेश्चन फेस करेंगे उसमें ई की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, वो केसेस मैंने आपको यहाँ बता दी। समझ में आया नहीं आया? तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? बोलो यस कर दो या डन कर दो। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं आपको देखो एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आप चाहो तो इसकी पिक अगर लेनी हो तो पिक ले लो, जो भी करना है आपको, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? यहां तक हो गया इसका डन। अब इस पे बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h1, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, if coefficient of restitution is E, ठीक है, then how much height it will gain in फर्स्ट रिबाउंड। पहला जब रिबाउंड होगा तो कितनी हाइट गेन करेगा, ये आपका क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है। इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें वैल्यूज दी होंगी, ठीक है ना। तो कितनी हाइट गेन करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ई आपको इसमें दे रखा है, H1 आपको दे रखा है, आपको बताना है H2 कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो इसको कैसे करोगे आप, क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला ही बता दूंगा, ठीक है। और ये तो मैं बता ही रहा हूं। तो सबसे पहले इसकी होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहाँ पर तो 0 होगी, पर यहाँ कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगी, यहाँ कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगी। मान लो ये स्ट्राइक करती है यहाँ पर v1 वेलोसिटी से, तो यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक बॉडी हो गई, क्योंकि भाई दो बॉडीज ही तो होंगी ना जो कोलाइड करेंगी, ठीक है। तो एक बॉडी तो आपकी बॉल हो गई, दूसरी बॉडी आपकी सरफेस हो गई। सरफेस तो आपकी रेस्ट में है, तो उसका तो केस ही आप फिनिश हो गया, वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ चाहे काइनेटिक एनर्जी लगाओ तो 0 ही आना है, तो उसको तो हटा ही दो, ठीक है। बस बात रह गई बॉल की, तो बॉल कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है और बॉल कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर जो है आपका सेपरेट हो रही है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेना है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेना है, ठीक है। तो अगर अपन किसी भी तरीके से, जैसे मैं ई लिखूं यहाँ पर, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 डिवाइड बाई v1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 बाई v1 हो जाएगी, सेपरेशन और अप्रोच, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर v1 निकालना चाहूं तो v1 कितना हो जाएगा, तो देखो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। पहले वाले केस की अगर बात की जाए तो पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी कितनी है v1 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस ये 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना लोगे आप, g लोगे, विद द वो आ रहा है g हो गया, और हाइट कितनी है उसकी h1 है, ठीक है। तो v1 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 2gh1 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी, आया नहीं आया, ठीक है। ऐसे इस वाले केस के लिए लिखा, इस वाले केस के लिए भी यही फॉर्मूला लगाते हैं।
तो इसके लिए लगाओ, तो यहाँ पर जब ये आएगा इस जगह जब ये पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v2 है, तो ये v2 का स्क्वायर आ जाएगा +2। अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो -g आएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी, h2 आ जाएगी। तो यहाँ से आप v2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √2gh2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आप v1 निकाल लो, v2 निकाल लो, और v1 और v2 की वैल्यू आप इसमें रखो तो E इजिकल टू कितना आ जाएगा, v2 की वैल्यू रखो तो v2 कितना है आपका, देखो √2gh2, v1 कितना है आपका 2gh1, इससे इसको काटो तो आपके पास क्या आ जाएगा, √h2 डिवाइड बाय h1, या फिर मैं लिख सकता हूँ E इजिकल टू h2 डिवाइड बाय h1 और इसकी पावर 1/2। बस आपको क्वेश्चन में ये हाइट या तो ई दे देगा, हाइट पूछ लेगा, या हाइट दे देगा, ई पूछ लेगा। ठीक है, इनिशियल हाइट आपको मोस्टली सारी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये जो होगी, यहाँ से अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ तो हाइट निकाल सकता हूँ फर्स्ट रीबाउंड के बाद। हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक है ना। बट इसमें आपको मान लो उससे आपको कितने भी रिबाउंड की पूछ ले, एन रिबाउंड की पूछ ले, nth रिबाउंड में कितनी हाइट होगी, तो कैसे निकालोगे? तो आप क्या करो, इसको तो कर लो h0, इनिशियल हाइट मैंने कर ली h0। ठीक है, 1 मिनट ही हटा रहा हूं मैं। और मान लो ऐसे ऐसे करते करते जो इसका nth रिबाउंड है, ये इसका nth रिबाउंड है, मान लो ये इसका nth रिबाउंड है, यहां से यहां तक nth रिबाउंड में कितनी हाइट इसने अचीव करी, hn। nth रिबाउंड में कितनी हाइट अचीव करी इसने, hn। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला होता है E इजिकल टू ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा hn, ये hn लिखा हुआ है, hn डिवाइड बाय h0, इसकी पावर आ जाएगी 1/2, और यहां पर आ जाता है n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है ई एन इजिकल टू hn बाय h0 की पावर 1/2। अब इसमें आप वैल्यू रखो, आपके आंसर आते जाएंगे। जैसे फर्स्ट के लिए आप निकालो, तो फर्स्ट के लिए निकाल लो, देखो n की वैल्यू कितनी है, 1, एक ही रिबाउंड है ना, फर्स्ट रिबाउंड, तो फर्स्ट रिबाउंड है तो n की वैल्यू 1 कर देना, n की वैल्यू 1 कर देना, इसकी वैल्यू भी 1 कर देना, तो h1/h0 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 2 रिबाउंड होंगे तो इसकी वैल्यू 2 कर देना, 3 4 6 कितने भी रिबाउंड पूछे वो आप ये फॉर्मूला लगा देना, आपके आंसर आ जाएंगे। डिराइव करने की बोले, डिराइव आपसे करवाएगा वो, तो डिराइव तो फिर आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख लो आप पूरा, ये मैंने आपको पूरा चैप्टर हो गया अपना वर्क एनर्जी का।